जमाना बदल गया है, लेकिन कुछ सवाल आज भी वहीं के वहीं हैं। जैसे कि क्या हमारी चुनाव वाकई उतने ही ईमानदार और लोकतांत्रिक है जितना दिखाया जाता है। हर बार इलेक्शन से पहले और बाद में कई सारे ऐसे डिबेट्स और डाउट्स खड़े हो जाते हैं जो आम आदमी से लेकर राजनीतिक गलियारों का मुद्दा बन जाते हैं। अब ऐसे में क्या ये कहना कि इलेक्शन कमीशन में कमी है सही है, या फिर ये सारे डाउट्स बस जानबूझकर उठाए जा रहे हैं? इस मुद्दे पर एक नए अंदाज से चर्चा छेड़ी गई है फॉर्मर इलेक्शन कमिश्नर अशोक लवासा ने, जिन्होंने 10 जून को एक वेबिनार के दौरान कहा, इट मे नॉट बी फेयर टू से दैट द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डिड नॉट टेक इनिशिएटिव्स टू सजेस्ट इलेक्टोरल रिफॉर्म्स इन द कंट्री। हाउएवर, इट माइट बी फेयर टू से दैट द पोल पैनल डिड नॉट पुश दीज रिफॉर्म्स इनफ। उनका ये बयान जो एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के वेबिनार इज इट टाइम टू गिव नोटा मोर टीथ में आया है, सिर्फ एक टिप्पणी नहीं थी, ये एक रिफ्लेक्शन था उस पूरी प्रक्रिया का जिसमें हमारी डेमोक्रेसी इवॉल्व हो रही है। लवासा ने ये भी कहा दैट इफ यू आस्क द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, दे विल गिव यू एम्पल इंस्टांसेस व्हिच डेट्स वेयर दे हैव प्रपोज्ड इलेक्टोरल रिफॉर्म्स टू द गवर्नमेंट एंड दे हैव रिपीटेडली परसुइंग दोज रिफॉर्म्स, बट दैट इज द एक्सटेंट टू व्हिच दे कैन गो एंड दैट इज व्हाट दे हैव बीन डूइंग। इससे ये बात समझ में आती है कि रिफॉर्म्स का सवाल सिर्फ सजेशन तक सीमित रह गया है, इम्प्लीमेंटेशन कब तक पहुंचता है ये अलग कहानी है। अशोक लवासा, जो कि 1980 बैच के रिटायर्ड IAS ऑफिसर हैं और 2018 में इलेक्शन कमिश्नर बने थे, लेकिन 2020 में उन्होंने अपना पद छोड़ दिया जब उनका एशियन डेवलपमेंट बैंक में वाइस प्रेसिडेंट के रूप में अपॉइंटमेंट हो गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनने की रेस में वो शामिल थे जब सुनील अरोड़ा अप्रैल 2021 में रिटायर हुए, लेकिन उन्होंने एक और दिशा पकड़ ली। लवासा के इस बयान से एक बड़ी बात सामने आती है कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के नाम पर सिर्फ पेपर वर्क का एक ढेर जमा हो गया है। उन्होंने कहा, इवन टुडे देयर मस्ट बी अ लिस्ट ऑफ 40-50 इलेक्टोरल रिफॉर्म्स व्हिच आर लाइंग इन द गवर्नमेंट्स कंसिडरेशन व्हिच इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज पीरियोडिकली पुश्ड। मतलब सिस्टम ने प्रपोजल्स को फाइल करने के अंदर घुसा दिया है, लेकिन उस फाइल को खोलकर कुछ करने की नियत अब तक नजर नहीं आई है। उनका कहना था, सो इट मे नॉट बी टोटली फेयर टू से दैट दे हैव नॉट टेकन द इनिशिएटिव्स टू सजेस्ट इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। इट माइट बी फेयर टू से दैट दे हैव नॉट पुश्ड इट इनफ, बट आई डू नॉट नो व्हाट पुशिंग इनफ मींस। ये एक ऐसी लाइन है जो एक ब्यूरोक्रेसी और गवर्नेंस के बीच के डिस्कनेक्ट को खुलकर दिखाती है। आखिर रिफॉर्म्स को सिर्फ प्रपोज करना काफी है या उन्हें जमीन पर लाना भी किसी की जिम्मेदारी है? वेबिनार का थीम था नोटा, यानी कि नन ऑफ द अबव। 2013 में नोटा बैलेट पेपर्स पर शामिल हुआ था, जिसमें वोटर किसी भी कैंडिडेट को वोट देने से इनकार कर सकता है। लेकिन नोटा का असर क्या है, इसका जवाब अभी तक फजी है। हालांकि कुछ इलेक्शंस में नोटा ने काफी वोट्स लिए हैं, कुछ लूजर्स से ज्यादा और कुछ पंचायत इलेक्शंस में जो जीतने वाले थे उनसे भी ज्यादा, लेकिन इसका आउटकम 0 है। वोट देना तो हुआ, लेकिन उसका इम्पैक्ट कुछ भी नहीं। लवासा ने ये स्पष्ट रूप से कहा, बट डिस्पाइट सेवरल एफर्ट्स बाय द सुप्रीम कोर्ट, द स्पिरिट बिहाइंड सजेस्टिंग नोटा टू नज पॉलिटिकल parties to improve the quality of candidates, I don't think has served the purpose and therefore needs more teeth. नोटा एक साइलेंट प्रोटेस्ट तो है, लेकिन उस प्रोटेस्ट की कोई सुनवाई नहीं है। जब नोटा जीत भी जाता है तो भी दूसरे नंबर वाला कैंडिडेट विनर बन जाता है, तो फिर वोटर की आवाज का क्या मतलब है? इस पूरे मुद्दे पर दूसरी तरफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने भी एक प्रभावशाली बयान दिया है, लेकिन थोड़े एक अलग स्टेज पर। स्वीडन के स्टॉकहोम्स में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन इलेक्टोरल इंटीग्रिटी में उन्होंने कहा, इंडियाज इलेक्टोरल एक्सरसाइज इंक्लूडिंग द एनुअल रिवीजन ऑफ रोल्स इज कंडक्टेड अंडर द इंटेंस पब्लिक एंड इंस्टीट्यूशनल स्क्रूटिनी, डिस्क्राइबिंग इट एज एन एक्ट अकीन टू कॉन्करेंट ऑडिटिंग एट एवरी स्टेज। ये उनका पहला बयान था जब कांग्रेस ने उनके अगेंस्ट सीरियस एलिगेशंस लगाए थे कि महाराष्ट्र में 2024 के इलेक्शन रिग किए गए और इलेक्टोरल रोल्स मैनिपुलेट किए गए। कुमार के बयान से एक और नैरेटिव सामने आता है कि इंडिया का इलेक्टोरल सिस्टम दुनिया का सबसे ट्रांसपेरेंट सिस्टम है। उन्होंने कहा है, देयर इज अ प्रोसेस ऑफ स्टैट्यूटरी शेयरिंग ऑफ इंडियाज इलेक्टोरल रोल विद ऑल द रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज एवरी ईयर ड्यूरिंग रिवीजन एंड बिफोर एवरी इलेक्शन सिंस 1960. It includes provisions for claims, objections and appeals, making it one of the most rigorous and transparent electoral exercises globally. लेकिन अगर सब कुछ इतना ट्रांसपेरेंट है तो ऑपोजिशन का गुस्सा क्यों? कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी ने अपने एक ओपेड में कहा था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इंडस्ट्रियल स्केल रिगिंग अलाउ की और महाराष्ट्र इलेक्शंस को अब ब्लूप्रिंट फॉर रिगिंग डेमोक्रेसी बताया। जब पूरे इलेक्शन प्रोसेस पर ऐसे प्रश्न उठ रहे हो तब चीफ इलेक्शन कमिश्नर का यह बयान आता है, लेकिन क्या ये क्लैरिफिकेशन काफी है? कॉन्फ्रेंस में ज्ञानेश कुमार ने इंडियन इलेक्शंस को अ वंडर कहा। उन्होंने कहा, एट द टाइम ऑफ इलेक्शंस द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बिकेम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन, surpassing the workforce of many national governments and global corporations. It ensures that nearly 1 billion Indian electorals are able to exercise their franchise freely. उनका कहना बिल्कुल सही है क्योंकि नंबर्स डेफिनेटली इम्प्रेसिव हैं। 2024 के जनरल इलेक्शंस में 979 मिलियन वोटर्स रजिस्टर्ड थे, जिसमें से 743 पॉलिटिकल पार्टीज ने पार्टिसिपेट किया, जिसमें 6 नेशनल, 67
स्टेट पार्टीज और बाकी रीजनल ग्रुप्स। 20,271 कैंडिडेट्स, 6.2 मिलियन ईवीएम्स और 1.05 मिलियन पोलिंग बूथ्स। स्केल माइंड ब्लोइंग है, लेकिन स्केल के साथ अगर ट्रस्ट ना हो तो सिस्टम फेल हो जाता है। पब्लिक के मन में अगर शक हो तो ट्रांसपेरेंसी का क्या फायदा? इलेक्शन कमीशन के पास इंफ्रास्ट्रक्चर और मैकेनिज्म है, लेकिन क्या उनके पास पॉलिटिकल विल भी है? ये सवाल आज रेलेवेंट है। ज्ञानेश कुमार ने कहा, दिस मैकेनिज्म प्लेज अ वाइटल रोल इन रीइंफोर्सिंग इलेक्टोरल क्रेडिबिलिटी ईयर आफ्टर ईयर। शायद ये कहना सही होगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सिस्टम स्ट्रॉन्ग है, लेकिन जब तक पब्लिक ट्रस्ट जुड़ कर न आए तब तक ये क्रेडिबिलिटी इनकम्प्लीट है। जिस तरह कांग्रेस ने वोटर टर्नआउट और इलेक्टोरल रोल्स के नंबर्स पर क्वेश्चंस उठाए हैं, वो एक बड़ा रेड फ्लैग है। और जब तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक्टिवली रिस्पॉन्ड नहीं करता, तब तक ये स्पेकुलेशंस बढ़ते रहेंगे। इलेक्शन रिफॉर्म्स की बात करें तो लवासा का कुछ कहना था कि रिफॉर्म सजेस्ट करना एक चीज है, लेकिन उन्हें ढंग से परस्यू करना एक और चीज। गवर्नमेंट के पास जो 40-50 सजेशंस पेंडिंग है, उनका क्या उन पर एक्शन होगा? क्या नोटा को एक लीगल इम्पैक्ट दिया जाएगा? क्या क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले कैंडिडेट्स को टिकट मिलना बंद होगा? क्या इलेक्शन फंडिंग को ट्रांसपेरेंट बनाया जाएगा? आखिर में सवाल यही है कि क्या हमारी डेमोक्रेसी सिर्फ नंबर्स और लॉजिस्टिक्स पर टिकी है, या फिर एथिक्स और ट्रांसपेरेंसी भी उसका हिस्सा है? लवासा ने सही कहा दैट इट माइट बी फेयर टू से दैट दे हैव नॉट पुश्ड दीस रिफॉर्म्स इनफ। शायद उनका ये कहना दैट आई डू नॉट नो व्हाट पुशिंग इनफ मींस एक ब्यूरोक्रेटिक हेल्पलेस का साइन भी है। लेकिन जब डेमोक्रेसी की क्रेडिबिलिटी दांव पर हो तो थोड़ा पुश नहीं, एक झटका जरूरी होता है। इंडिया का इलेक्शन प्रोसेस दुनिया के लिए एक मिसाल हो सकता है, लेकिन सिर्फ तब जब उसमें अकाउंटेबिलिटी हो। जब वोटर नोटा दबाता है तो सिस्टम उसे इग्नोर करता है। जब ऑपोजिशन क्वेश्चन उठाता है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया साइलेंस चूज करता है। जब इलेक्शन कमिश्नर रिफॉर्म्स की बात करता है तो वो फाइल्स के पाइल में दब जाता है। इससे ज्यादा आयरनी क्या हो सकती है? जब एक आदमी वोट करता है तो वो सिर्फ एक बटन दबाता हुआ वोटर नहीं होता, वो एक जिम्मेदार नागरिक होता है जिसका विश्वास पूरे सिस्टम पर टिका होता है। अगर वो विश्वास हिलने लगता है तो इलेक्शन एक प्रोसेस नहीं, एक इल्यूजन बन जाता है। इसलिए अब समय आ गया है कि नोटा को एक असली दाव दिया जाए, रिफॉर्म्स को सिर्फ सजेशन नहीं इम्प्लीमेंट भी किया जाए, और ट्रांसपेरेंसी को सिर्फ पेपर पर नहीं एक्शन में भी दिखाया जाए। तभी जाके ये कहा जा सकेगा कि इंडिया की डेमोक्रेसी सिर्फ बड़ी नहीं, सच में मजबूत भी है। आपका इस पर क्या कहना है, हमें कमेंट्स में जरूर बताइए और जुड़े रहिए लॉ चक्रा के साथ। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। बनिए लॉ चक्रा की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए।